myself Vandana and welcome to all my YouTube channel. Today we will discuss on topic doctrine of election, which is incorporated under section 35 of Transfer Property Act and which is also based on principal equity. In a simple term, we will know about what is election, what do you mean by election. So we can say that election is an act of choosing between two or more alternatives. इलेक्शन वो है जो किसी भी पर्सन के पास एक ऐसा राइट होता है कि दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें एक को इलेक्ट करे। ये होता है इलेक्शन का मतलब। एज फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मार्केट जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि इस सारे जितने कपड़े दिखाए गए उसमें से सिर्फ दो कपड़े को ही, दो क्लोथ्स को ही आपको चूज करना है। तो आपके पास क्या है, एक राइट है कि सिर्फ उतने ऑल्टरनेटिव्स में से सिर्फ दो को ही आप इलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो इलेक्शन मीन्स एक्ट विच इज चूजिंग ऑफ टू और चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन a legal maxim which is Quis censit commodum debet its censor onus, which means one who takes advantage out of transaction must bear the burden by the same transaction. It means अगर कोई पर्सन कोई भी एडवांटेज लेता है किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डीड के अंदर, तो उस पर एक बर्डन जो है वो होल्ड करता है, बर्डन लाई करता है। एज एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो दूसरे पर्सन से कोई बेनिफिट ले रहा है, और उसी तो बेनिफिट लेने, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट वो फ्री में ले रहा है। बेनिफिट अगर ले रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ बर्डन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस पर लाई करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक्शन 35 जो है उसका प्रोविजन क्या है अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 35 सेज दैट कोई भी पर्सन, एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है, कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोफेस कर सकता है, और उसे खुद पता है कि उस प्रॉपर्टी को जो वो ट्रांसफर कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए। प्रोफेस मीन्स ट्राई कर रहा है अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोफेस कर रहा है और उसे वो पता है कि उस प्रॉपर्टी को जो वो ट्रांसफर करना चाह रहा है उसका उस पर कोई राइट नहीं है, वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन है, उसका उस पर कोई ओनरशिप नहीं है, तो भी वो उस प्रॉपर्टी को ट्राई कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन उसी सेम ट्रांजेक्शन में उस प्रॉपर्टी उस ट्रांजेक्शन में, सेम ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि जो रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी के, उन्हें भी वो कुछ बेनिफिट देने का कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो रियल ओनर है उनके पास अब ये राइट है कि या तो उस अनऑथराइज्ड पर्सन का वो बेनिफिट जो उसे मिल रहा है उसे वो एक्सेप्ट कर ले और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने दे। एक ये उनके पास ऑप्शन है कि इसे इलेक्ट करें, या तो सेकंड ऑप्शन उनके पास, सेकंड ऑप्शन ये है अल्टरनेटिव में से कि वो जो बेनिफिट उन्हें मिल रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन से, उस बेनिफिट को वो डिसेंट कर दे और बोले कि नो, आई डोंट वांट टू ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी, आई वांट टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी। तो जब वो डिसेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं, तो ही मस्ट, दैट रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी मस्ट रिलिंक्विश दैट बेनिफिट टू द ट्रांसफर। उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा होता है उसे रिलिंक्विश करना पड़ेगा ट्रांसफर को। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट भी आप ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर आप बेनिफिट यूज कर रहे हो, ले रहे हो, इट मीन्स आप अवेयर हो उस चीज से, अपने इंटेंशन से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने के लिए अपना कंसेंट दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी जो भी अनऑथराइज पर्सन जिन्हें करना चाह रहा है। लेकिन आप डिसेंट कर रहे हो तब आपको बेनिफिट जो है वो भी रिलिंक्विश करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सेक्शन 35 का प्रोविजन है। अब सेक्शन 35 को प्रोविजन में छोटा सा एक एक्सेप्शन है कि जो रियल ओनर को जो बेनिफिट मिल रहा होता है, उस बेनिफिट के साथ साथ मान लीजिए जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाए, जिसके लिए वो जो बेनिफिट दे रहे हैं रियल ओनर को, और उस बेनिफिट के साथ साथ, उस डायरेक्ट बेनिफिट के साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी दे रहे हैं। मान लीजिए वो अपनी कार दे रहे हो, स्कूटी दे रहे हो, बाइक दे रहे हो, और वो जो रियल ओनर है उस डायरेक्ट बेनिफिट को डिसेंट कर रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं करनी है, लेकिन तो उन्हें वो वहाँ पे क्या बाउंड होंगे उस डायरेक्ट बेनिफिट को
रिलिंक्विश करने के लिए ट्रांसफर हो गए, ना कि वो इनडायरेक्ट जो बेनिफिट उससे मिला है उससे रिटर्न करने के लिए, उसे रिलिंक्विश करने के लिए वो बाउंड नहीं होंगे। ये सेक्शन 35 का थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं रियल ओनर को, उसे रिलिंक्विश करने के लिए वो बाउंड नहीं होता है। अब सेक्शन 35 को हम और अच्छे से जानने के लिए सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को जानना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 7 जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का वो क्या कह रहा है। सेक्शन 7 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी एक पर्सन है, एक अनऑथराइज्ड पर्सन और कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो ही सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। A person who is competent and has authority on a property, that person only can transfer that property. Otherwise, no one can transfer that property without competency or unauthorized person. Section 7 भी एक legal maxim पे based है, that is nemo dat quod non habet, which means no one can confirm better title than he himself. सिर्फ वही पर्सन जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटेंट हो और अथॉरिटी रखते हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, अदरवाइज कोई और पर्सन नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 7 है। अब हमने यहाँ तक जो पढ़ा सेक्शन 35, वहां तक हमने ये जाना कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोफेस कर सकते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि सेक्शन 35 में अनऑथराइज्ड पर्सन भी कर सकता है प्रोफेस ट्रांसफर प्रॉपर्टी को, और सेक्शन 7 में सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन और कॉम्पिटेंट पर्सन ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ से क्लियर है कि सेक्शन 35 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। मूविंग टुवर्ड्स, देयर इज अ इम्पोर्टेंट केस रिलेटेड टू सेक्शन 35, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। दैट केस इज कूपर वर्सेस कूपर passed by House of Lords in 1874, in which Lord Hathor said that one who takes advantage or one who takes any benefit under any instrument or under any transaction, he does not go against that instrument or that transaction. कोई पर्सन, एग्जाम्पल समझते हैं, A B C है। A जो है कोई पर्सन है, वो B से कोई बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट लेने के बाद क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो बी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, एक अनऑथराइज्ड पर्सन है, सी को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके लिए उन्होंने बेनिफिट दिया है ए को। अब ए जो है उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। वो यूज करने के बाद वो क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है बी, वो उनके पास तो कोई राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सी के, क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर लॉर्ड हैदर ने इस केस में कहा था कि कोई भी पर्सन किसी तरीके का अगर कोई बेनिफिट ले रहा है या एडवांटेज ले रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू, और उसी सेम ट्रांजैक्शन में उस ट्रांजैक्शन के वो अगेंस्ट नहीं जा सकता अगर वो बेनिफिट को यूज कर रहा है, वो बाउंड है फिर। तो ये कहा गया था केस कूपर वर्सेस कूपर में बाय लॉर्ड हैथर। अब सेक्शन 35 जो है उसके क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद तो हम समझ ही सकते हैं, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट एसेंशियल इज देयर शुड बी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, विच मीन्स जो ट्रांजैक्शन हो रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, जो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के प्रोफेस कर रहा है, उसके पास खुद वो राइट नहीं है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। जब वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही नहीं है, जब वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, अथॉरिटी ही नहीं है, फिर भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोफेस कर रहा है, तब ऐसा ट्रांजैक्शन क्या होता है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द रियल ओनर, विच मीन्स उसी सेम ट्रांजैक्शन से जो अनऑथराइज्ड पर्सन जो प्रोफेस कर रहा है प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को, और उसी सेम ट्रांजैक्शन से विद द सेम ट्रांजैक्शन वो कोई बेनिफिट जो है वो भी दे रहा है, देना चाहता है, कंफर्म कर रहा है देने के लिए रियल ओनर को। तो सेकंड एसेंशियली ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द रियल ओनर, उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर को वो बेनिफिट देने का ट्रांसफर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज that real owner has a right to elect one of the alternative, which means whether he accept that benefit and let the transfer, and second is
he may dissent that benefit and he must relinquish that property to the that benefit to the transferor. थर्ड इज, वो जो रियल ओनर है वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले और बेनिफिट को एक्सेप्ट कर ले और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने दे, नहीं तो उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करे, वो बोले कि मुझे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं करनी है और बेनिफिट जो उसे मिल रहा था उसे भी वो रिलिंक्विश करे ट्रांसफर को। लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे मैंने बताया, इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है उसे वो रिलिंक्विश करने के लिए बाउंड नहीं होता है। वो चाहे तो कर भी सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता, वो बाउंड नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो देयर आर 3 एसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट इज अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, थर्ड इज वेदर टू एक्सेप्ट और डिसेंड द बेनिफिट। Moving towards, there are 2 modes of transfer of doctrine. There are 2 modes in which doctrine of election happens, which is express and implied mode of transfer. Express we have already discussed. Implied कब होता है? अगर कोई पर्सन है, कोई रियल ओनर है, उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा है वो 2 साल तक के लिए कंटिन्यू यूज करें और अपना इंटेंशन क्लियर ना करें, या तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो वो उन्होंने जाकर के अनऑथराइज्ड पर्सन को जिनसे वो मिला है उन्हें बेनिफिट, उन्हें वो क्लियर नहीं कर रहे हैं इंटेंशन कि वो बेनिफिट को रख के वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या उसे वो डिसेंट कर रहे हैं, वो बस बेनिफिट को 2 साल तक कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो है अपनी लायबिलिटी को लेकर के उन्हें वो अवेयर हैं और वो उन्होंने क्या होता है अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड प्रिजम्पशन ये है कि अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रोसेस की गई है अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, उस 1 साल और बेनिफिट भी दिया गया है, रियल ओनर को ऑप्शन दिया गया है, और उस 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के 1 साल के अंदर अगर रियल ओनर ने अपना इंटेंशन क्लियर नहीं किया है और उस बीच में जो अनऑथराइज्ड पर्सन है और जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं रियल ओनर को कि आप अपना इंटेंशन क्लियर करिए, वेदर टू एक्सेप्ट और वेदर टू डिसेंट, पर आप अपना इंटेंशन क्लियर करिए, तो वो जो है 1 साल के अंदर उसके बाद भी अपना इंटेंशन जो है क्लियर नहीं करते हैं और टाइम जो उस 1 साल के बाद आफ्टर द लैप्स ऑफ द 1 ईयर, उस 1 साल बीतने के बाद क्या अगर वो तब भी नहीं देते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी और उन्होंने एक्सेप्ट किया है बेनिफिट को, बेनिफिट वो होल्ड कर रहे हैं, बेनिफिट को वो यूज करेंगे। क्लियर है? 1 साल के बाद है ये। थर्ड प्रिजम्पशन ये है कि अगर जो पर्सन है रियल ओनर है उन्होंने बेनिफिट को इस तरीके से यूज कर लिया है कि अगर वो यूज कर लिया है बेनिफिट को और यूज करने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं जो है डिसेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहता हूँ, ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूँ, और जो बेनिफिट जो उन्हें मिला था वो डिसेंट करने के बाद वो इस पोजीशन में आ गया है, इस कंडीशन में आ गया है कि वो पहले वाले स्टेज में नहीं आ सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल अनऑथराइज्ड पर्सन ने मान लीजिए कोल माइन अपना दे दिया है बेनिफिट के लिए रियल ओनर को, और रियल ओनर ने उस कोल माइन को इस तरीके से यूज कर लिया है कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है, एग्जॉस्ट नेचर का है, और वो बेनिफिट को यूज करने के बाद भी वो क्या कहते हैं कि मैं अब डिसेंट करता हूँ, तो वो अपने रियल पोजीशन में कोल माइन जो है इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्होंने कि अपने रियल पोजीशन में नहीं आ सकता है। इसीलिए ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो बेनिफिट उन्होंने यूज कर लिया वो उसके बाद डिसेंट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है जो अनऑथराइज्ड पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कहा है ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस किया है, वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। लास्ट पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। हु इज डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी? अगर जो रियल ओनर है वो उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा होता है उस ट्रांसफर के अंडर जो अनऑथराइज्ड पर्सन ने उन्हें ऑफर किया था, अगर उस बेनिफिट को रियल ओनर जो है डिसेंट करता है तो जो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होने वाली थी ट्रांसफरी को, वो उन्हें क्या हो जाएगा, वो तो अब डिसेंट करने के बाद प्रॉपर्टी उन्हें ट्रांसफर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो जो ट्रांसफरी है उनको ही हम डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी और या फ्रस्ट्रेटेड ट्रांसफरी कहते हैं। अब सेक्शन 35 जो है उसका पैरा सेकेंड ऑफ सेक्शन 35 डील्स अबाउट राइट्स ऑफ दिस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। उनके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? अगर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अगर ग्रेचुटस नेचर का है, इट मीन्स
ग्रेचुटस मीन्स विदाउट कंसिडरेशन नेचर का है, तो क्या होगा कि जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हैं वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे अगर अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है या तो वो इनकैपेबल रहता है। उस केस में क्या होगा, उसकी डेथ या इनकैपेबल होने के केस में, अनऑथराइज्ड पर्सन के केस में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, जिसे जो डिसअपॉइंट हो गया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो डैमेजेस क्लेम करेंगे। ये होता है ग्रेचुटस के केस में, विच मीन्स विदाउट कंसिडरेशन के केस में। अगर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन ग्रेचुटस नेचर का है, विच मीन्स विद कंसिडरेशन नेचर का है, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर विद कंसिडरेशन के नेचर में होगा ट्रांसफर, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो होंगे वो हमेशा जो होंगे एंटाइटल्ड होंगे कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन से, भले उसकी डेथ हो गई हो या ना हुई हो। ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो वो क्लेम करेंगे अमाउंट, वो कितना, किस वैल्यू तक कर सकते हैं, किस अमाउंट तक कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज ए जो है उसकी प्रॉपर्टी है, जो रियल ओनर है वो ए है, प्रॉपर्टी का जो रियल वैल्यू है, प्रॉपर्टी जो उस टाइम पे रियल वैल्यू है वो 1 लाख की है, ठीक है। बी जो है वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन है और वो सी को ट्रांसफर करना चाहता है। अब बी जो है इससे जो बेनिफिट देता है, जो 1 लाख की प्रॉपर्टी है उसे बेनिफिट देता है 1,50,000। क्लियर है, 1,50,000 का वो बेनिफिट उसे ऑफर करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मान लीजिए जो नेचर जो क्लेम करना चाहते हैं, इसके डिसेंट करने के बाद ये जो रियल ओनर है वो बेनिफिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डिसेंट कर देते हैं। तो यहाँ ये जो पर्सन है ट्रांसफरी, ये तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो जाएगा। तो इनके पास जो राइट है क्लेम करने का कॉम्पनसेशन, वो जो वैल्यू है वो क्या होगी, हम ये बात करें तो यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उन्होंने कितना अमाउंट दिया है बेनिफिट, ये यहाँ पे डजंट मैटर, ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि कितना अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो उन्हें मिला है। ये सिर्फ उतना ही कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू हो, मार्केट का एक्चुअल वैल्यू हो, सिर्फ वही क्लेम करेंगे। तो इस केस में अगर जो ट्रांसफरी है वो डिसअपॉइंटेड हो जा रहा है तो वो क्लेम जो करेंगे वो सिर्फ 1 लाख के लिए करेंगे, ना कि 1,50,000 के लिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो क्लेम करेंगे वो मार्केट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का, सिर्फ वही क्लेम करेंगे, ना कि जो बेनिफिट मिल रहा था, बेनिफिट उससे कितना मिल रहा है उनके लिए वो मैटर नहीं करता है। सो होप आपको ये मैंने क्लियर टॉपिक जो है क्लियर कर दिया, एनी पर्टिकुलर टॉपिक। So do let me know in the comment section and stay tuned. We'll meet you in the next class, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you all of you.